क्या आप जानते हैं कि जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी की बुनियाद अमेरिका या यूरोप में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मैदान जंग में रखी गई थी, और वो भी साउथ के मैदान जंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान की और उनके ज़रिए से डेवलप किए गए मैसूर रॉकेट्स की। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों मैसूर सल्तनत के बादशाह थे। उन दोनों ने मिलकर कमज़ोर और गैर मुअस्सिर यानी इनफेक्टिव रॉकेट्स को ऐसे डेडली वेपन में तब्दील कर दिया जो लोहे के खोल में रॉकेट्स हुआ करते थे, लॉन्ग रेंज थी और तबाहकुन ताकत थी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिन्होंने बरतानवी फ़ौज को हिलाकर रख दिया और कई जंगों में बरतानवी फ़ौजों की शिकस्त का बाइस बना। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पिछले हफ्ते ही मेरे क्लास में एक हमारे स्टूडेंट ने ये पूछा, और ये बहुत आम सवाल है कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में मुसलमानों ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के मैदान में क्या किया। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तालीम के मैदान में जब से मुसलमान आए उन्होंने उस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। और साइंस के मैदान में अगर आप देखें कि पूरा हिंदुस्तान का प्रोडक्शन जो था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या साइंटिफिक जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था, वो यानी वो मिडिवल पीरियड का 13वीं और 14वीं सदी में जो हुआ था, वो मुसलमानों की देन थी। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ मैसूर रॉकेट्स के बारे में बात करेंगे। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान दोनों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यानी कॉलोनियल रूल के ख़िलाफ़ अगर कोई इफ़ेक्टिव अपोजिशन थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो वो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। उनके अलावा कोई दूसरा ऐसा इफ़ेक्टिव अपोजिशन नहीं था। उन्होंने कई सारे काम किए। पहली बुनियाद जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक इफ़ेक्टिव जो हैदर अली और टीपू सुल्तान की जो स्ट्रेटजी थी, उसमें यह था कि उन्होंने जो उनकी फ़ौज थी वो बहुत ही वेल ट्रेंड और बहुत ही डिसिप्लिन फोर्सेस थी उनकी। उसके मुकाबले में दूसरे हिंदुस्तानी जो फ़ौजी जो बादशाह थे, उनकी फ़ौजें बहुत ही इनफेक्टिव थी, इनडिसिप्लिन थी। उनका कोई मरकज़ियत नहीं थी, कोई सेंट्रल स्ट्रेटजी नहीं हुआ करती थी। इसीलिए आप देखें कि एक के बाद एक जंगों में वो शिकस्त से दो चार होते रहे। उसके मुकाबले में आप अगर हैदर अली और टीपू सुल्तान को देखें तो तकरीबन 2 साल तक चलने वाली जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार थी और सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो थी, तकरीबन आप देखें वो 1780 से 1782 तक हुई। उसके दौरान आप देखें ये एक सीरीज़ ऑफ बैटल्स थी, और उन सीरीज़ ऑफ बैटल्स में पहली एंग्लो मैसूर वार में और सेकंड एंग्लो मैसूर वार में, इन दोनों में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान और हैदर अली के दूसरे जो सिपह सालार थे, उन्होंने एक के बाद एक अंग्रेज़ों को शिकस्त दी और अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि वो उनसे जो है वो सुलह करने पर मजबूर हो जाएं। तो हिंदुस्तान की आप पूरी तारीख़ देखेंगे सब कॉन्टिनेंट में कि अंग्रेज़ जो थे, आप बंगाल में आए या नॉर्थ में आए या जो मद्रास में आए, या अंग्रेज़ों के जो कॉन्ट्रैक्ट निज़ाम से हुए, तो उसमें अंग्रेज़ों का कोई रिवर्सल ऐसा नहीं था जो इस बड़े पैमाने पर हुआ जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ जंगों में हुआ। तो बहुत बड़ा रोल था हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बंद बांधने की जो पॉलिसी थी उसमें, या उनको इफ़ेक्टिव जो काउंटर करना था उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान ही आगे थे। उसके अलावा कोई दूसरी ऐसी ज़बरदस्त पावर नहीं थी। तो न सिर्फ ये कि हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने जो फ्रेंच थे उनको साथ लेकर अपने जो सोल्जर्स थे उनको ऐसे डिसिप्लिन तरबियत दी और उनके लिए ऐसे इफ़ेक्टिव हथियार तैयार किए जो अंग्रेज़ों के पास थे उससे भी ज़्यादा बेहतर तैयार किए। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, लेकिन आजकल चूँकि हम बात करते हैं सिर्फ मैसूर रॉकेट्स की बात होती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि मैसूर रॉकेट्स जो थे, जो पहले जो रॉकेट्स चल रहे थे, यूज़ हो रहे थे हिंदुस्तान में, और फिर हैदर अली ने और फिर बाद में उसके बाद टीपू सुल्तान ने उनमें जो इम्प्रूवमेंट किया, वो इम्प्रूवमेंट क्या था। एक अहम बात जो मैं आपको बताऊं वो कि हिंदुस्तान में जब बात करते हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री की, तो उसमें मुग़ल्स को कहते हैं वो गन पाउडर एम्पायर, यानी उन्होंने हिंदुस्तान में गन पाउडर का कल्चर उसको डेवलप किया। लेकिन हम उससे तकरीबन कई सौ साल पहले की बात कर रहे हैं, तकरीबन 1390 और 1400 के आसपास की बात। उस ज़माने में दक्कन में एक और रियासत थी। दक्कन में एक बहुत मशहूर मुस्लिम एम्पायर थी, बहमनी सल्तनत। उसने हिंदुस्तान में गन पाउडर की इब्तिदा की, और गन पाउडर को जो डेवलप करना शुरू किया वो हिंदुस्तान में बहमनीज़ ने किया। और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन फैलता गया। और जब हिंदुस्तान में बाबर ने हमला किया और उसके बाद जो मुग़ल सल्तनत की बुनियाद पड़ी, तो उसमें उस जो गन कल्चर था उसको डेवलप किया। लेकिन इसमें भी आप देखें जो एक इफ़ेक्टिव चेंज लाए
गन पाउडर एम्पायर और उसके बाद जो रॉकेट जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो बुनियादी फ़र्क हैदर अली से पहले, हैदर अली और टीपू सुल्तान से पहले और जो दूसरी जगहों पर यूज़ हो रहा था, वो ये था कि जो उनकी केसिंग थी, जो रॉकेट्स की केसिंग थी, बहुत ही फ्लिमसी हुआ करती थी। वो बम्बू के जो पाइप हुआ करते थे, उन बम्बू पाइप में वो उन चीज़ों को रखते थे और मतलब वो जो धमाका खेज़ मादे हुआ करते थे या और कागज़ में या किसी तरह की दूसरी चीज़ों में रखते थे, और जब उसको वो मतलब उनको जो डिलीवरी थी वो भी उसकी और डिस्टेंस, डिलीवरी और डिस्टेंस दोनों बहुत महदूद था। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू किया। हैदर अली के ज़माने में क्या किया, एक्सप्लोजिव से भरे जो रॉकेट्स थे उनके प्रोटोटाइप तैयार किए गए। डिस्टेंस को तय करने के लिए इम्प्रूव किया। पहले जो मतलब जो रॉकेट्स की डिलीवरी थी बहुत ही करीब थी, अब ये 2 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर तक ये रॉकेट मार करने लगे। फिर टीपू सुल्तान के ज़माने में क्या हुआ कि उन्होंने लोहे के सिलेंडर नुमा नलके तैयार किए जिनमें बारूद या गन पाउडर को भरा जाता था, उसको कंप्रेस किया जाता था, जिससे रॉकेट की जो रेंज थी वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक पहुंच गई। टीपू ने इन रॉकेट्स को तलवारों या बाँस की लाठियों के साथ बांधा ताकि उन्हें स्टेबिलिटी मिले, जिससे निशाना ज़्यादा दुरुस्त एक्यूरेट हो गया। इसी तरह मॉडर्न रॉकेट्स का जो प्रीडिसेसर था ये वजूद में आया। ये रॉकेट ज़्यादा फासले तक मार कर सकते थे, निशाना दुरुस्त था और इसका धमाका जो था, जो डिस्ट्रक्टिव बैंग था, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो आप देखें कि 1770s और 80s और 90s में जो जंगें हुई, उसमें अंग्रेज़ों के पास जो रॉकेट्स थे उनकी जो क्वालिटी थी और जो मैसूरियन जो आर्मी थी टीपू सुल्तान और हैदर अली की, उनकी आर्मी के दरमियान के पास जो रॉकेट्स हुआ करते थे, इन दोनों का कोई मुआवजा नहीं था। अंग्रेज़ों के पास थे वो रेडिमेंट्री थे, टीपू सुल्तान के पास और हैदर अली के पास जो थे वो बहुत ही इफ़ेक्टिव थे। दूसरा ये था कि इनकी जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के पास जो उनकी जो यूज़ करने वाले इनके रॉकेट जो छोड़ने वाले लोग थे, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ करते थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास ऐसी ट्रेनिंग उस वक्त नहीं थी। तो 1780 में जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान एक बहुत मशहूर जंग हुई, पोलिलोर की जंग, जिसको बैटल ऑफ पोलिलोर भी कहते हैं। उस जंग में अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान हुआ। नुकसान ऐसे हुआ कि टीपू के रॉकेट दस्ते ने, रॉकेट कॉर्प्स जो टीपू सुल्तान की थी, जिसको टीपू सुल्तान ने डेवलप किया था, हैदर अली ने डेवलप किया था, उसके जो डिवास्टेटिंग बैरेज थे, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्यूनिशन के जो डंप थे, उसके असलहे के ज़ख़ीरे में आग लगा दी। बरतानवी फ़ौज की जो पूरा एम्यूनिशन का जो डंप था वो धमाके से फट गया और उनको बहुत ज़बरदस्त शिकस्त हुई। इसने बरतानवी फ़ौज को और बरतानवी फ़ौज के जो अफसरान थे उनको बहुत शॉक किया। ये शॉकिंग इसलिए था कि उन्होंने देखा नहीं था कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि हिंदुस्तान में कोई जो रूलर होगा वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना इम्प्रूव करेगा और रॉकेट्स को इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव बना देगा। उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके ऊपर क्या गिरा। ये कन्फ्यूज़न के आलम था कि उन्होंने टीपू की फ़ौज के बारूद से भरे लोहे के नलकों को उड़ती हुई वबा यानी फ्लाइंग प्लेग का नाम दिया और बहुत दिनों तक ये फ्लाइंग प्लेग ही कहते रहे। 1793 में बरतानवी फ़ौज के नायब डिप्टी एडजंक्ट जनरल मेजर डिरोम ने बाद में इन रॉकेट्स को यूँ बयान किया, कुछ रॉकेट्स में चैम्बर होता था और वो गोलों की तरह फटते थे, जबकि कुछ ज़मीनी रॉकेट्स, ग्राउंड रॉकेट्स कहा जाता था, सांप जैसी हरकत करते थे, यानी सरपेंटाइन मोशन करते थे, ज़मीन से टकराकर बार बार उछलते थे और आगे बढ़ते रहते जब तक कि उनकी ताकत ख़त्म ना हो जाए। मैसूर में सुपेरियर क्वालिटी आयरन से फ़ायदा उठाते हुए टीपू सुल्तान ने श्रृंगापट्टनम, बेंगलोर, चित्रदुर्गा और बैदनूर में तारामंडल पेट यानी ऐसे पूरे इंडस्ट्रियल बेस बनाए जहाँ पर इसी का काम होता था, बारूद का, ये जो केसिंग बनाने का, ताकि रॉकेट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया सके और ये उनका जो डेवलपमेंट था वो आगे बढ़ता रहा। इन टेक पार्क्स में क्राफ्ट्समैन, जिन्हें जोक्स कहा जाता था, रॉकेट्स की तैयारी, दुरुस्तगी और जो डिस्टेंस है उसको सही रखने के लिए तजुर्बात करते थे। उन्हें बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाया जाता था ताकि वो मुख्तलिफ वज़न और साइज़ के रॉकेट्स को मुख्तलिफ फासले और एलिवेशन यानी ऊंचाई पर निशाना बनाने के काबिल हो सकें। मिसाल के तौर पर पहियों वाली गाड़ी यानी व्हील कार्ट्स में कई रॉकेट लॉन्चर लगाए जाते थे ताकि रॉकेट ब्रिगेड्स एक वक्त में दर्जन भर मिसाइल फायर कर सकें। मतलब यहाँ जहाँ पर एक मिसाइल एक साथ फायर किया जाता था, उसके मुकाबले अब क्या हुआ कि वहाँ पर
10 जो रॉकेट्स थे उनको एक साथ ही एक कार्ड से फायर किया जाता था, जिनकी केसिंग भी अच्छी थी, डिस्टेंस भी ज़्यादा था, तो उसका जो नुकसान होता था अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा होता था। रिचर्ड वेल्सली, जिनको हिंदुस्तान में एंग्लो मैसूर वार में अंग्रेज़ों की कामयाबी का आर्किटेक्ट कहा जाता है और वो बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। 1799 में एक जब फाइनल एंग्लो मैसूर वार चल रही थी, 4th एंग्लो मैसूर वार चल रही थी, तो ये एक छानबीन के मिशन पर श्रीरंगपट्टनम के पास थे। अचानक उनके ऊपर जो है वो रॉकेट की बौछार हुई। तो उस वक्त जो इतना मशहूर जनरल, जो बाद में आप देखें जिसको नेपोलियन वार्स में उसको बहुत कामयाबी मिली, वो वहाँ से भाग गया। उसने इतने इफ़ेक्टिव रॉकेट्स कभी पहले देखे ही नहीं थे, इसलिए वो खौफज़दा होकर मैदान से भाग गया। लेकिन जब बाद में उसने छानबीन की और उसे अंदाज़ा हुआ, तो उसने फिर ये डिसाइड किया कि वो दोबारा कभी मैदान जंग में खौफ ज़ाहिर नहीं करेंगे। तो आखिरकार वो मतलब जो वेल्सली है वो एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी के तौर पर, एक पावरफुल जनरल के तौर पर डेवलप हुआ और बाद में आप देखें हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल भी बना। दिलचस्प बात यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम, जो हिंदुस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी के बानी के तौर पर कहा जाता है, उन्होंने डेवलप किया हिंदुस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी को, वो श्रीरंगपट्टनम के इस तारीख़ी ताल्लुक़ से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने अपनी सदारत के दौरान जो रॉकेट कोर्स, जो वहाँ पर जो रॉकेट्स को डेवलप करने के लिए जो बाज़ार बनाए गए थे या जो इंडस्ट्री हब बनाई गई थी, उसका भी दौरा किया और फिर उन्होंने उसको, वो चाह रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कि वहाँ पर उन जगहों पर वो रॉकेट म्यूज़ियम बनाए जाएं जिनमें मैसूर रॉकेट्स को ख़ास तौर पर प्रोमिनेंटली डेवलप किया जाए और फिर उसके बाद जो पूरी दुनिया में रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है उसके बारे में उसका भी तज़किरा है। लेकिन अब तक तो उसके बारे में कोई बात आगे नहीं बढ़ी। दूसरा ये कि अगर आप आज अभी श्रीरंगपट्टनम में जाएं तो वहाँ पर आपको मैसूर रॉकेट्स के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के फॉल के बाद और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद बरतानवी फ़ौज को टीपू के किले से 600 लॉन्चर, 700 यूज़फुल रॉकेट्स और 900 खाली रॉकेट्स मिले थे। इनमें से कई को रॉयल आर्टिलरी म्यूज़ियम भेजा गया, जहाँ से 1801 में फ़ौजी रॉकेट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ। वो मैसूर रॉकेट्स जो मैसूर से भेजे गए थे, अंग्रेज़ों ने, जो गासिब अंग्रेज़ों ने वहाँ से उठाए थे, उनको भेजकर उन्होंने दोबारा उनको रिडेवलप करने का, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि उन्होंने वाटरलू की जंग, जो नेपोलियन बोनापार्ट के ख़िलाफ़ जो जंग हुई थी अंग्रेज़ों की, वाटरलू की जंग में, उसमें 15 में जो जंग हुई थी उसमें यही रॉकेट इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई थी। आज श्रीरंगपट्टनम में इस तारीख़ी टेक्नोलॉजी के बहुत कम आसार हैं, लेकिन आलमी फ़ौजी तारीख़ पर मैसूरी रॉकेट्स का इम्पैक्ट हमेशा के लिए कायम रहेगा। एरोस्पेस साइंसदान रॉडम नरसिम्हा के मुताबिक ये टीपू ही थे जिन्होंने सबसे पहले रॉकेट्स की मुकम्मल सलाहियत या फुल पोटेंशियल को बतौर हथियार समझा और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। आज दुनिया के तमाम रॉकेट्स की बुनियाद मैसूर की इन्हीं जंगों में इस्तेमाल होने वाली रॉकेट्स तक पहुँचती है। मज़ीद ये कि टीपू सुल्तान के रॉकेट्स सिर्फ बरसग़ीर ही नहीं, यानी सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड को भी गहरे तौर पर मुतासिर किया है। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के फॉल के बाद बरतानवी फ़ौज, जैसा मैंने कहा, इन नमूनों को अपने साथ ले गई। इनमें से बाज़ को जो इन्होंने अपने म्यूज़ियम में रखा और अमेरिका में भी बहुत सारे जो म्यूज़ियम हैं वहाँ भी टीपू सुल्तान के रॉकेट्स अभी भी महफूज हैं, जहाँ उन्हें इब्तदाई फ़ौजी रॉकेट टेक्नोलॉजी या अर्ली मिलिट्री रॉकेट टेक्नोलॉजी की एक अहम मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। ये नमूने इस बात का सबूत हैं कि टीपू सुल्तान की ईजाद ने आलमी सतह पर साइंटिफिक एडवांसमेंट को मुतासिर किया। दूसरी बात यह है और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बादशाहों ने या मुस्लिम सुल्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में काम नहीं किया। आप देखें हिंदुस्तान में जो गन पाउडर है उसको बहमनीज़ ने डेवलप किया और जो 18th सेंचुरी में रॉकेट टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ा, जिसको आज हम बहुत ही मतलब पावरफुल पोटेंट आर्मामेंट के तौर पर देखते हैं, उसकी बुनियादी तौर पर टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली ने रखी थी। टीपू सुल्तान और हैदर अली, यानी हैदर अली ने 1760 में मैसूर सल्तनत कायम की और 1760 से 1782 तक उन्होंने हुकूमत की। इस दौरान उनकी अंग्रेज़ों के साथ 2 सीरीज़ ऑफ बैटल्स हुई। पहली जो थी वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार थी और दूसरी जो थी वो एंग्लो मैसूर वार सेकेंड थी।
पहली एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट और दूसरी एंग्लो मैसूर वार सेकंड, और इन दोनों जंगों में अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी जंग के दौरान ही हैदर अली का इंतकाल हो गया, मतलब वो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और उसके बाद टीपू सुल्तान बादशाह बने, और उस जंग में अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह हज़ीमत का सामना करना पड़ा। 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान ने हुकूमत की, और उस दौरान आप देखें कि जो मैसूर का जो अपना की जो प्रॉस्पेरिटी थी, मैसूर में जो टेक्नोलॉजी थी, मैसूर में जो साइंटिफिक एडवांसमेंट था, वो हिंदुस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी प्रोविंस से, किसी भी किंगडम से बहुत ज़्यादा था। और ख़ास तौर पर मैसूर की जो अपनी मिलिट्री पावर थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। इसीलिए आप देखें कि बहुत सारी जंगों में अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान हुआ। थैंक यू।